मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर, बिहार। मैं एक टीचर होने के नाते यह कहना चाह रही हूँ कि कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस महामारी के कारण कितनी बड़ी संख्या में लोग बेकार हो गए। और आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी। वो टॉपिक है कोविड-19 एंड जॉब लॉस इन इंडिया। आईएलओ और एडीबी के अनुसार निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। जोखिम दीर्घकालीन और व्यापक ही होता जा रहा है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को इस महामारी ने बिलो द पॉवर्टी लाइन की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 3 मई के ख़त्म सप्ताह में बेकारी की दर 27.11% पर पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्र में 26.9% और शहरी क्षेत्र में 29.22% हो गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बड़ी मात्रा में हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है, यानी राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही मिलता है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसका बुरा असर हमारे नेशनल इनकम पर पड़ा है। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोग बेकार हुए और बेकारी सबसे ज़्यादा उन शहरों में हुई जो रेड जोन में आते हैं। और पीएमआई गिरता ही जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में पीएमआई 27% हो गया और सर्विस सेक्टर में पीएमआई 7% हो गया। वर्तमान समय में बेकारी का स्तर उच्चतम स्तर पर है, यानी हाईएस्ट लेवल पर है और इकोनॉमी विशियस सर्किल में फंस चुकी है। यानी हम ये कहें कि हम डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से दोनों ही ओर से विशियस सर्किल में फंस चुके हैं। यानी लोगों का परचेजिंग पावर घटता जा रहा है, पर कैपिटा इनकम कम होता जा रहा है, लोगों की ख़रीदने की क्षमता कम होती जा रही है। और जब डिमांड हमारी इकोनॉमी में घट रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ने की कोई बात ही नहीं होती। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चेन है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी में जब रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो रेट ऑफ प्रोडक्शन के नहीं बढ़ने की वजह से रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इनकम, रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास कैपिटल फंड नहीं होगा। तो ऐसी हालत में हम डिमांड साइड की तरफ से कमज़ोर हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम सप्लाई साइड की तरफ से भी कमज़ोर हो रहे हैं। पर कैपिटा इनकम की कमी के कारण लोगों के पास सेविंग की कमी है और सेविंग की कमी के कारण क्या लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे? ऐसी हालत में हम ये देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम की कमी हमारे इकोनॉमी में, यानी वर्तमान समय में डिमांड और सप्लाई दोनों को ही बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि हम विशियस सर्किल में फंस चुके हैं, जो कि डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से आती है। यानी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा और कंज्यूमर्स जो हैं वो डिमांड नहीं करेंगे। तो वर्तमान समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, वेतन में कटौती कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उद्योगपति जो हैं वो लोगों को नौकरी से ना निकालें और वेतन में कटौती ना करें। हम सभी ये जानते हैं कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता और उत्पादक वर्ग दोनों ही विशेष सर्किल में फंस चुके हैं। तो इसलिए यूरोप के कई देश और अमेरिका ने उद्योगपतियों को 40-50 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिससे लोगों को नौकरी से न हटाया जाए और कंज्यूमर्स को अकाउंट में भी पैसा भिजवाया है, जिससे डिमांड में कमी न हो। अभिजीत बनर्जी और रघु राम राजन जैसे विद्वान का ये कहना है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है डिमांड की कमी की समस्या। मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है, लोग सिर्फ जीने के लिए ही खर्च कर रहे हैं
और ऐसी हालत में जब हमारे इकनॉमी में डिमांड नहीं बढ़ेगा तो हमारी इकनॉमी में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ेगी और इकनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा। कहा जाता है कि पेट्रोल के मूल्य में 10 रुपया और डीजल के मूल्य में 13 रुपया की वृद्धि हुई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम गिरता जा रहा है। अगर सरकार पेट्रोल के दाम में कमी करती तो कंज्यूमर का खर्चा घट जाता, और जब कंज्यूमर का खर्चा घटता तो ऐसी हालत में कंज्यूमर की आय बढ़ती, डिमांड बढ़ता और डिमांड के बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता। और यहाँ पर हम ये भी कहें कि अगर मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता हुआ मूल्य हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और बढ़ता हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी चीज़ों के दाम को बढ़ाएगा। जब चीज़ का दाम बढ़ता है तो डिमांड घटता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे की तरफ जाती है, बेकारी की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। आईएलओ ने यह बताया कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है, जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम यूज़ नहीं कर पा रहे। जब हम बेकारी की दर पर विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्च में बेकारी की दर 8.74%, अप्रैल में 23.5%, मई में 27.11% और जून में 10.9% और जुलाई में शहरी इलाकों में बेकारी की दर 9.15% और ग्रामीण क्षेत्र में 6.6% और अगस्त में शहरी इलाकों में 9.83% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.65% और 20 सितंबर में ये देखा जा रहा है कि बेकारी की दर जो है वो कुछ गिरी है और 6.4% पर आ गई है। तो मुंबई स्थित थिंक टैंक ने ये कहा है कि शहरों में बेकारी ज़्यादा बढ़ी है। CMIE की स्टडी के अनुसार 2.70 करोड़ युवा को अप्रैल 2020 में नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। ये कहा जाता है कि जान बचाने के साथ साथ जहान को भी बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार PSB ने 1 मार्च से 15 मई के बीच लगभग 5.5 मिलियन खातों में 6.45 लाख करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया। क्या ये पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि वर्तमान परिस्थिति में भारत सरकार की मदद, भारत सरकार का सहयोग जनता को कितना सहयोग दे रहा है, जनता की आवश्यकता को कितना पूरा कर रहा है, जनता के रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कितना बढ़ा रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर हम ये कहना चाहते हैं कि बेचारगी के गम हैं और बेबसी के फूल, बेचारगी के गम हैं और बेबसी के फूल दामन में कुछ भी नहीं है खुशी के लिए। और बेकार व्यक्ति ये महसूस करते हैं, बेरोज़गार व्यक्ति, बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है। तो ये बेकारी की स्थिति में लोगों का ये एहसास है, लोगों का ये महसूस कर रहे हैं कि बेकारी का कुछ ऐसा आलम है जनाब, बेकारी का कुछ ऐसा आलम है जनाब, लोग खैरियत भी पूछते हैं तो नसीहत लगती है।